हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमराज सुंडा बुक के अंतर्गत जो एग्रोनॉमी का पोर्शन देख रहे थे, उसमें सिंचाई के बारे में देखने वाले हैं। और आप मेरे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और कई सारी जो है वीडियो कंप्लीट करवा दी जा चुकी हैं, जिसमें से रिसेंट में हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंस का करवाया गया है। और जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई जो था फसल के वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए पानी का कृत्रिम अनुप्रयोग है। तो सिंचाई में होता क्या है कि हम पानी को जो है कृत्रिम रूप से प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि ये जो वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता है, इसके आंशिक रूप से जो है पूरा किया जा सके। तो सिंचाई में फसल के वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए पानी का कृत्रिम अनुप्रयोग है। अब सिंचाई के तरीके, तो इसमें पहला आता है सतही सिंचाई, आता है सरफेस मेथड। सरफेस मेथड जो है भारत में सिंचाई का सबसे आम तरीका है, और इसकी निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें पहला आता है बाढ़ सिंचाई, आता है जिसको फ्लड मेथड कहते हैं। तो इसमें मिट्टी की सतह पर पानी भरकर फसल को जो है पानी दिया जाता है, और इस पद्धति का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सिंचाई का पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे नहरी क्षेत्रों में। और यह विधि केवल धान व जूट फसल के लिए उपयोगी है, और यह विधि जो है अच्छी जल धारण क्षमता व समान सतह वाली मृदा में उपयोगी है। तो फ्लड मेथड में मिट्टी की सतह पर पानी भरकर जो है फसल को पानी दिया जाता है, और पद्धति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर सिंचाई की जो है प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो, और नहरी क्षेत्र में होता है जैसे। और यह जो है धान व जूट फसल के लिए उपयोगी होता है, और यह विधि जो है अच्छी जल धारण क्षमता एवं समान सतह वाली मृदा में जो है उपयोगी है। अब अगला है क्यारी विधि, जिसको चेक बेसिन कहते हैं। सतही सिंचाई के तरीके में सबसे आम और पास पास उगाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। उदाहरण के तौर पर गेहूँ, मूंगफली और बाजरा आदि में। और इसमें जो है छोटे मेढ़ों से घिरे थालों में धोरों के द्वारा बहता पानी दिया जाता है। और इस पद्धति की मुख्य कमी यह है कि इसमें जो है बहुत सी मेड़ें बनानी पड़ती हैं, जो भूमि के बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती हैं, और इन मेड़ों व थालों को बनाने में बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो क्यारी विधि या चेक बेसिन में क्या होता है? जो सतह सिंचाई के तरीके हैं, सबसे आम और पास पास जो है उगाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है, और इसमें गेहूँ, मूंगफली और बाजरा में प्रयोग किया जाता है। इसमें छोटे छोटे मेड़ों से घिरे थालों में धोरों के द्वारा बहता पानी जो है दिया जाता है। और इस पद्धति में कमी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कमी यह है कि बहुत सी मेड़ें जो है बनानी पड़ती हैं, जो भूमि के बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती हैं, और इन मेड़ों व थालों को बनाने में जो है बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अगला आता है रिंग बेसिन आता है। तो रिंग बेसिन में
ड्रिप संयंत्र के बाद फलदार पेड़ों के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। और जहाँ ड्रिप संयंत्र जो है लगाना संभव नहीं होता है, उन क्षेत्रों में फलदार वृक्षों के लिए तने के पास थाले बनाकर पानी दिया जाता है। तो रिंग बेसिन में क्या होता है कि यह फलदार पेड़ों के लिए उपयुक्त है। जहाँ ड्रिप संयंत्र नहीं लगता है वहाँ पर हम रिंग बेसिन का प्रयोग कर लेते हैं, थाले बनाकर पानी दे देते हैं। अगला है सीमा पट्टी विधि, जिसको बॉर्डर स्ट्रिप मेथड कहते हैं। इस विधि में खेत को विभिन्न पंक्तियों या कहें तो स्ट्रिप में जो है विभाजित किया जाता है, जिसे मेड़े अलग करती हैं। 0.5 से 1% ढलान वाले खेत में इस विधि के लिए जो है उपयुक्त होता है। और मध्यम से भारी बनावट वाली मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त है, और यह विधि जो है रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सीमा पट्टी विधि जो है, जिसको बॉर्डर स्ट्रिप मेथड कहते हैं, किस मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है? तो रेतीली मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है। और इस विधि में क्या होता है, खेत को विभिन्न पंक्तियों में जो है विभाजित किया जाता है, और जिसे मेड़े जो है अलग करती हैं। और 0.5 से 1% ढलान वाले खेत में इस विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। और मध्यम से भारी बनावट वाली मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त है। अगला आता है कुंड विधि, जिसको फॉरो मेथड कहते हैं। यह विधि आमतौर पर पंक्तियों में लगाने वाली जो है फसलों व एवं सब्जियों में सिंचाई के लिए उपयोग की जाती हैं। और कम ढलान पर रेतीली मिट्टी के लिए फर की लंबाई जो है 30 मीटर से भिन्न हो सकती है। और अधिक ढलान पर क्या होता है, भारी मृदा में 300 मीटर तक होती है। और कुंड सिंचाई जो है रेत को छोड़कर उन सभी प्रकार की मृदाओं के लिए उपयुक्त है जिनमें पानी की इन्फिल्ट्रेशन दर जो है कम होती है। और कुंड विधि ज़्यादातर जड़ और कंद वाली जो है फसलों के लिए उपयुक्त होता है। तो कुंड विधि ज़्यादातर किन फसलों के लिए उपयुक्त होता है? तो जड़ और कंद वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है। और यह विधि जो है आमतौर पर पंक्ति में लगने वाले फसलों एवं सब्जियों में सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। और कम ढलान पर रेतीली मिट्टी के लिए फर की लंबाई 30 मीटर से भिन्न हो, और अधिक ढलान पर भारी मृदा के लिए 300 मीटर। और लहर या गलियारे, जिसको कोरुगेशन कहते हैं, तो छोटी और उथली कुंड को गलियारे के रूप में जाना जाता है, कोरुगेशन के रूप में, और जो गेहूं, मूंगफली आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। तो लहर या गलियारे में क्या होता है, कोरुगेशन में, तो छोटी और उथली जो कुंड होती है उसको गलियारे के रूप में जाना जाता है, और जो गेहूं, मूंगफली आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। और फिर अगला है कैबलेगेशन। कैबलेगेशन में क्या होता है कि यह सतही सिंचाई का एक स्वचालित विधि है। अब उप सतह या अधोमृदा आता है, जिसको सब सॉइल सिंचाई प्रणाली कहते हैं। तो पानी को भूमिगत जो है पाइपलाइनों के माध्यम से खेत में खाई की श्रृंखला में लागू किया जाता है, और आमतौर पर पश्चिमी देशों में इसका उपयोग किया जाता है। और यह विधि जो है केरल में नारियल के बगीचे के लिए, और गुजरात एवं कश्मीर में रेतीली दोमट मिट्टी में जो है सब्जियों के लिए प्रचलित है। तो उपसतह या अधोमृदा सिंचाई में क्या होता है, पानी को भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से खेत में खाई की श्रृंखला में जो है लागू किया जाता है, और आम तौर पर जो है पश्चिमी देशों में है इसका प्रयोग होता है। और यह विधि जो है केरल में नारियल के बगीचों में, और गुजरात एवं कश्मीर में होता है रेतीली दोमट मिट्टी में सब्जियों के लिए प्रचलित है। इसके बाद आता है फवारा विधि, जिसको स्प्रिंकलर मेथड कहते हैं।
पानी को किसी भी फसल या मिट्टी की सतह पर दबाव के साथ जो है दिया जाता है, जो स्प्रे के रूप में होती है। यह कुछ हद तक जो है वर्षा के समान होती है। और इस प्रणाली में जो है स्प्रिंकलर हेड या नोजल लगे होते हैं, जो कि मेन लाइन जो आगे एक जो है पंपिंग यूनिट से जुड़ी होती है से ली गई लेटरल लाइनों से जुड़े राइजर नालियों के ऊपर जो है लगे होते हैं। तो फवारा यानी कि स्प्रिंकलर में क्या होता है, पानी को किसी भी फसल या मिट्टी की सतह पर दबाव के साथ दिया जाता है, जो स्प्रे के रूप में होती है और कुछ हद तक जो होता है वर्षा के समान होती है। और इस प्रणाली में क्या होता है, स्प्रिंकलर हेड या नोजल लगे होते हैं, जो मेन लाइन जो आगे जो होता है एक पंपिंग यूनिट से जुड़ी होती है। और पानी के स्प्रे की दर को विनियमित किया जाता है और प्राकृतिक वर्षा के रूप जो है इसको दिया जाता है फवारा के तौर पे। और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग जो है चावल और जूट को छोड़कर सभी फसलों में जो है किया जा सकता है। और यह विधि जो है अधिकांश मृदाओं के लिए जो है उपयुक्त है। केवल भारी क्ले मृदा को छोड़कर सभी मृदाओं में इसका प्रयोग हो सकता है स्प्रिंकलर का, लेकिन भारी क्ले मृदा को छोड़कर। और किस फसलों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो चावल और जूट में जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और यह विशेष रूप से खड़ी ढलान या अनियमित स्थलाकृति वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल होती है। अब आता है स्प्रिंकलर सिंचाई के लाभ। तो स्प्रिंकलर सिंचाई का लाभ क्या है, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति मतलब कैसी भी टोपोग्राफी हो और रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। और इस विधि से सिंचाई करने पर जो है विभिन्न फसलों में 25 से 50% जो है पानी की बचत होती है। और एक नोज़ल का डिस्चार्ज दर कितना होता है, 1000 लीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। और इस विधि में संयंत्र का छिड़काव दबाव जो होता है 2.5 से जो होता है 4.5 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और सिंचाई की सतही विधियों से जल उपयोग दक्षता जो होता है 60% तक अधिक हो सकती है। और सिंचाई की सतह विधि की तुलना में पानी की जो होता है समान मात्रा के साथ सिंचित क्षेत्रों में 40% की जो है वृद्धि होती है। और सतह सिंचाई की विधियों की तुलना में श्रम में लगभग 40 से 60% की जो है बचत होती है। और इसका उपयोग जो होता है फसलों को पाला व उच्च तापमान से बचाने के लिए किया जाता है। तो स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी की बचत कितना होता है, 25 से 50% के करीब में। और श्रम की लगभग जो है 40 से 60% बचत होती है। और किससे जो है बचाव होता है, इसके प्रयोग से पाला व उच्च तापमान से बचाव के लिए प्रयोग होता है। और ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाले और रेतीली मृदा में भी यह उपयुक्त होता है। अब अगला आता है ड्रिप सिंचाई, ड्रिप मेथड। इस विधि का जो होता है इजराइल द्वारा परिचय हुआ है, मतलब इजराइल से परिचय हुआ है इसका। और अब ड्रिप या ट्रिकल विधि सिंचाई के जो है नवीनतम तरीकों में से एक है, जो पानी की कमी एवं लवणता की समस्याओं वाले क्षेत्रों में तेज़ी से लोकप्रिय हो रही हैं। और इस सिंचाई को यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से असतत बूंदों या निरंतर बूंदों के रूप में जो है पानी के सटीक लेकिन धीमी गति से प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे पानी जो है पहुंचाने वाली लेटरल लाइनों के साथ चयनित बिंदुओं पर स्थित ड्रिप्स के द्वारा जल जो है सीधे पौधे की जड़ों को दिया जाता है। तो ड्रिप सिंचाई किसके द्वारा परिचय हुआ है, तो इजराइल से परिचय हुआ है। और इसमें होता क्या है कि जो पानी है वह बूंद बूंद के तौर पे प्रयोग होता है। और जो पानी का बूंद होता है वह सीधे पौधों के जड़ों के पास से दिया जाता है। इसमें पानी की गति जो है वो धीमी होती है
और इस विधि से जो है पानी का प्रयोग जो है आर्थिक रूप से बहुत कम किया जा सकता है, और क्योंकि गहरे रिसाव और सतह पर जो है वाष्पीकरण से जो है पानी के नुकसान को जो है बचाया जाता है। और ड्रिप जो है पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त है, जहां पानी की गुणवत्ता यानी कि मार्जिनल सीमांत है और स्थलाकृति कैसी भी हो, मिट्टी की गहराई जो है बहुत कम हो, श्रम कार्य महंगा हो और फसल का मूल्य अधिक हो, वहाँ पे भी इसका प्रयोग हो सकता है। और ड्रिप सिंचाई के लाभ क्या हैं? तो सतह विधियों की तुलना में जो पानी की कमी वाले क्षेत्र में 50 से 70% तक पानी की जो है बचत के लिए उपयुक्त है। और सिंचाई दक्षता जो है इसमें सर्वाधिक 90% होती है। उर्वरक फर्टिगेशन या अन्य रासायनिक सुधारकों जिसको केमिगेशन को व्यक्तिगत या अलग अलग पौधों के लिए कुशलतापूर्वक दिया जा सकता है। और प्रति ड्रिप जो है पानी का जो डिस्चार्ज दर है आमतौर पे 1 से 8 लीटर प्रति घंटा है। और ड्रिप संयंत्र में दाब जो है 1 से 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। और यह विधि जो है बागों के पेड़, सब्जियों, फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है और एवं इसका व्यापक रूप से जो है उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ड्रिप सिंचाई में जो है प्रयोग कहाँ होता है? तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में प्रयोग होता है। और सिंचाई दक्षता कितना है इसका? तो 90% है, जो कि सर्वाधिक है। और प्रति डीपर्स जो है पानी का डिस्चार्ज आमतौर पर कितना होता है? तो 1 से 8 लीटर प्रति घंटा होता है। और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा उपयुक्त कहाँ है? तो बागों के पेड़ों में, सब्जियों में, फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। और ड्रिप संयंत्र में दाब कितना होता है? तो 1 से 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और ड्रिप सिंचाई की टाइफून विधि, तो यह गन्ने में ड्रिप विधि का संशोधित रूप है। इस विधि में फसल की जो है एक विशेष विकास अवस्था पर जो है पानी की गहराई को बनाए रखता है। तो यह विधि जो है गन्ने में जो है ड्रिप विधि का संशोधित रूप है। और इस विधि में पानी की एक विशेष विकास अवस्था पर पानी की गहराई को जो है बनाए रखता है। और जल निकास, वाटर ड्रेनेज क्या होता है? तो कृषि जल निकास खेत की सतह एवं अधोसतह से अतिरिक्त पानी को निकालने को कहते हैं। जल निकास, जल को बाहर करना। और जिससे क्या होता है कि वर्षा द्वारा एकत्रित मुक्त जल या गुरुत्वाकर्षण जल खेत की सतह या जमीन की सतह के नीचे जो है चला जाता है, ताकि पौधे के विकास के लिए अनुकूल मृदा की स्थिति बनाई जा सके। और जल निकास या ड्रेनेज के तरीके क्या हैं? एक सतह जल निकास होता है, दूसरा अधोसतह जल निकास होता है। तो सतह जल निकास में क्या होता है? यह जल निकास का सबसे सरल सस्ता तरीका है। उपयुक्त अंतराल पर गहरी खुली जुता नाली जो है खोदकर वर्षा का अतिरिक्त जल खेत से जो है बाहर निकाल दिया जाता है। और सतही जल निकास भारत में सबसे सामान्य है। और फिर आता है इसके अंतर्गत समतल क्षेत्रों का जल निकास। तो ये वहाँ पर अपनाया जाता है जहाँ ढलान 2% से कम हो। और भी आता है ब्रॉड बेड और फैरो सिस्टम आता है, जिसको BBF मेथड कहते हैं। तो खेत में 120 से 150 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले बेड पर फसल की पंक्ति लगाते हैं एवं 45 सेंटीमीटर चौड़ी कुंड बनाकर वर्षा के अतिरिक्त जल को जो है खेत से बाहर निकाला जाता है। और ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम जो है काली कपास या चिकनी मृदा में मूंगफली एवं सोयाबीन की फसल में जो है जल निकास हेतु अपनाया जाता है।
तो ब्रॉडबैंड एंड फरो सिस्टम कहाँ अपनाया जाता है? काली कपास या चिकनी मृदा में मूंगफली एवं सोयाबीन की फसल में जल निकास हेतु अपनाया जाता है। और इसके बाद आता है अधोसतह या सब सॉयल जो है जल निकास। तो इसका उद्देश्य क्या है? जड़ क्षेत्र के जो है नीचे भू जल स्तर को जो है कम करना है। और इसमें टाइल नालियाँ आता है जो कि छिद्रित पाइप शामिल हैं। और उसके बाद होता है मूल जल निकास है, क्ले मिट्टी के लिए उपयुक्त है। और उसका वर्टिकल ड्रेनेज है, कुओं की खुदाई करके जो है अतिरिक्त जल को निकालना वर्टिकल ड्रेनेज कहा जाता है। और यह काफ़ी बागानों में प्रचलित है। तो अधोसतह जो है जल निकास में क्या है? इसका उद्देश्य है जड़ क्षेत्र से नीचे भू जल स्तर को जो है कम किया जाता है। इसमें आता है टाइल नाली आता है जो कि छिद्रित पाइप जो है शामिल हैं। बी आता है मूल जल निकास आता है जो कि क्ले मिट्टी के लिए उपयुक्त है। और सी आता है वर्टिकल ड्रेनेज, कुओं की खुदाई करके अतिरिक्त जल को निकालना वर्टिकल ड्रेनेज कहा जाता है। और यह काफ़ी बागानों में प्रचलित है। अब पानी के माप के तरीके, तो इसमें ओरिफिस, तो इसमें तुलनात्मक रूप से छोटी धाराओं में पानी को मापने के लिए उपयुक्त है, जैसे सीमा पट्टी विधि में प्रवाह या क्यारी विधि में जो है जल प्रवाह। तो ओरिफिस में क्या होता है? तुलनात्मक रूप से छोटी धाराओं में पानी को मापने के लिए उपयुक्त हैं, जैसे सीमा पट्टी विधि में प्रवाह या क्यारी विधि में जो है जल प्रवाह। अब फिर वायर्स आते हैं। तो सिंचाई चैनल में प्रवाह को मापने के लिए या स्रोत पर जो है एक चैनल आउटलेट के डिस्चार्ज के लिए उपयोग किया जाता है। तो सिंचाई चैनल प्रवाह में क्या होता है? मापने के लिए या स्रोत पर जो है एक चैनल आउटलेट के डिस्चार्ज के लिए उपयोग किया जाता है। और मूल सूत्र क्या है? Q = CLH पावर m होता है। और 90 डिग्री देता है। V नॉच वियर छोटे प्रवाह को मापने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है। और निम्न सूत्र द्वारा डिस्चार्ज की गणना की जाती है, जैसे Q = 0.0138 H/25। तो वायर्स में क्या होता है कि सिंचाई चैनल में प्रवाह को मापने के लिए और स्रोत पर जो है एक चैनल आउटलेट के डिस्चार्ज के लिए उपयोग किया जाता है। मूल सूत्र क्या है? Q = CLH/m और 90 डिग्री - V नॉच वियर छोटे प्रवाह को मापने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है। और निम्न सूत्र द्वारा डिस्चार्ज की गणना की जाती है, जैसे Q = 0.0138 H/25 है। और अगला आता है पार्सल फ्लूम, जिसको बेंच फ्लूम भी कहते हैं। वियर एवं जलमग्न ओरिफाइसेस का संयोजन है। अपेक्षाकृत उथले चैनलों में भी जो है उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि फ्लैट ग्रेड के साथ कुंड में जो है सिंचाई करना। तो पार्सल फ्लूम में कौन सा होता है? बेंच फ्लूम होता है। वियर एवं जलमग्न जो होता है ओरिफाइसेस का संयोजन है। और अपेक्षाकृत उथले चैनलों में भी जो है उपयोग किया जा सकता है, और जैसे कि फ्लैट ग्रेड के साथ कुंड में सिंचाई करना। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए